इफ़ वी टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट तो दो ही ऑप्शन जहन में आते हैं, एक आता है रियल स्टेट और एक है स्टॉक मार्केट। और हर किसी को एक के 10 नहीं, एक के 100 बनाने हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती है कि स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो कैसे करें। जैसे कि मैं रियल स्टेट करती हूँ, मेरी लाइन में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ टाइमिंग का गेम होता है। लेकिन स्टॉक मार्केट को समझने के लिए आज हमने इन्वाइट किया है CMD SMC कैपिटल लिमिटेड एंड पास्ट प्रेसिडेंट कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डॉक्टर DK अग्रवाल को। हाय सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है इंदु, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि सर पिछले 35 सालों से फाइनेंस इंडस्ट्री में रॉक कर रहे हैं। एंड मैंने भी पिछले कुछ सालों में सर के साथ काम किया है एंड इट वाज रियली एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। बट ये नहीं पता था सर कि हम इस तरीके से स्क्रीन शेयर करेंगे, रियल स्टेट वर्सेस स्टॉक मार्केट। बिल्कुल। आई जस्ट वॉन्ट टू नो व्हाट इज SMC के बारे में प्लीज बताइए एंड अपने बारे में। आप तो 35 सालों से जुड़े हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए SMC वी स्टार्टेड इन द ईयर 1990। अच्छा। और उससे पहले वी वर इन CA चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस। 1990 के अंदर वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गेट मेंबरशिप ऑफ दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज अंडर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कोटा। कोई हमारा उसमें कोई विचार नहीं था, बट व्हेन दिस अपॉर्चुनिटी केम वी अप्लाइड फॉर द मेंबरशिप एंड वी गॉट द मेंबरशिप। एंड दैट टाइम वी स्टार्टेड विद 400 square feet office, with 7-8 people working with us, with a capital of around 50 lakh rupees to 60 lakh rupees. Or I'm very happy to tell you that today we are member of all Indian exchanges. We are member of Dubai Gold and Commodity Exchange also. We are member of Gift City Exchange. And we are a listed entity. We have 4,500 people working with us. Very nice. We have close to 2,500 offices, including franchisee offices. 250 are our own branches, and rest are franchisee offices. Okay. And we are listed in NSE and BSE, both the exchanges. We are into almost all the financial services like investment banking, wealth management, portfolio management. We are into AIF, alternate investment fund in India as well as in Gift City. We are a NBFC. We are into insurance broking. We are into distribution of all the financial products. Very nice. Yeah, we are a very good research house. So we almost do everything under financial services under one roof. तो फाइनेंशियल में जहाँ पर भी देखेंगे SMC ग्लोबल दिखेगा, राइट? थैंक यू। एंड मैं भी इस एसोसिएशन का पार्ट रही हूँ, तो आई एम वेरी प्राउड कि मैंने SMC के साथ में काम करा है। And I was also the president of PhD Chamber of Commerce in 2020. Okay. So that happened to be a COVID period. So, and under my presidency, we donated around 522 crore to Prime Minister's relief fund, COVID relief fund that time. So that was, I think, something which I'm really happy that I could do that for the country. तो सर मेरा पहला सवाल यही रहेगा आपसे कि जनरली लोगों को इन्वेस्टमेंट के बारे में पता तो है कि करना है, लेकिन स्टॉक मार्केट को लेकर ना, जैसे जनरली हो जाता है कि 4 लोग बैठे हैं तो उनको सिर्फ ये पता है कि हाँ भाई मैंने स्टॉक मार्केट में लगाया था, मैंने एक के इतने बना लिए हैं। लेकिन जो बंदा सुन रहा है ना, उसने सिर्फ उसको फॉलो कर लिया है, बट उसको ये नहीं पता कि उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे पहले किन चीज़ों की रेकी करे या किन चीज़ों का ध्यान रखें, तो वो बताइए प्लीज़। इंदु, बिल्कुल सही कहा आपने। हमने देखा है कि हमारे यहाँ इन्वेस्टर्स आते हैं और सुन के आते हैं कि लोगों ने बड़ा पैसा कमाया है स्टॉक मार्केट के अंदर, और बहुत ही बड़े बड़े ड्रीम्स लेकर आते हैं कि हम यहाँ पर पैसा डबल कर लेंगे 1 साल के अंदर, 6 महीने में। और क्योंकि उन्होंने ऐसा सुना है, लोगों को देखा है कि उनके पैसे बहुत बड़े हैं, लेकिन रियलिटी और जो एक्चुअल में बहुत फ़र्क होता है। मतलब जो आप सुन के आते हो और जो एक्चुअलिटी रियलिटी होती है उसमें बहुत फ़र्क है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि सबसे पहले इन्वेस्टर एजुकेशन के हिसाब से कोई भी इन्वेस्टर अगर इस मार्केट में आता है तो उसको पूरा पता होना चाहिए, पूरा ज्ञान होना चाहिए, पूरी एजुकेशन होनी चाहिए। क्योंकि लोग आते हैं, किसी ने बोल दिया कि उसको आप ये शेयर, पर्टिकुलर शेयर खरीद लीजिएगा, इसमें पैसे डबल हो जाएंगे। वो बगैर कोई उसकी रिसर्च किए, बगैर कुछ इसके बारे में जाने कंपनी के, और वो शेयर खरीद लेता है। बिल्कुल।
आप अगर एक शर्ट खरीदने जाते हैं तो भी आप समझो कि आप उसके 5 शर्ट और देखते हो, कलर देखते हो, फिर दूसरी दुकान पे जाते हो, आपको जब शर्ट पसंद आती है तब आप उसको खरीदते हो। एक 4-5 हज़ार रुपये की शर्ट के लिए जब आप इतनी मेहनत करते हो और आज लाखों रुपए आप लगा देते हो किसी स्टॉक के अंदर, सिर्फ एक किसी के कहने पे, आई थिंक पे चर्चा करते हुए कर देते हैं तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और बहुत बड़ी मिस्टेक है। सही मायने में इस मार्केट के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको सबसे पहले आपको अपने गोल्स पता होने चाहिए कि आपके क्या गोल्स हैं, क्या आपकी रिस्क एपिटाइट है। क्योंकि आपको आपने कोई शेयर खरीद लिया जो कि स्मॉल कैप का शेयर है, उसके अंदर रिस्क भी बहुत ज़्यादा होती है। तो यू शुड नो योर ऑब्जेक्टिव, यू शुड नो व्हाट इज़ योर रिस्क एपिटाइट, और उसको ध्यान में रखते हुए ही आपको इस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो सर आपने अभी एक वर्ड यूज़ करा, स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप होता है, तो इसमें इसको कैसे जाने सर? जो बिगनर्स हैं उनको नहीं पता होगा जैसे, तो आप थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे प्लीज़। देखिए, लार्ज कैप और स्मॉल कैप की डेफिनेशन के हिसाब से तो एक अलग है। मैं वैसे बोलता हूँ कि स्मॉल में ब्रीफ हाँ, स्मॉल के अंदर क्या होता है कि जो कंपनी बहुत ज़्यादा जिसका मार्केट कैप नहीं है, जैसे 1500, 2000, 3000 करोड़ की मार्केट कैप है। अच्छा। क्योंकि छोटी कंपनी है तो उसके अंदर रिस्क बहुत बढ़ जाती है। कोई जैसे कोविड टाइम आया तो ऐसी कंपनीज को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जो बड़ी कंपनीज है उनके पास बहुत बफर होता है, उनके पास बहुत मार्जिन होता है, उनकी मार्केट में स्टैंडिंग होती है। लेकिन छोटी कंपनी इस तरह का जो आपदा आती है उसको इतना बेयर नहीं कर पाते। बिल्कुल सही। और कल को मान लीजिए इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं और या उनको कोई कैश की क्रंच आ जाता है तो उस समय भी वो बहुत प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो स्मॉल कैप के अंदर फिर स्मॉल कैप में लिक्विडिटी का भी बहुत इशू होता है। आप खरीदने जाते हैं तो आपको बहुत ऊंचे भाव पे मिलते हैं, आप बेचने जाते हैं तो आपको नीचे रेट पे बेचना पड़ता है क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होती। तो मेरा ये मानना है कि जो स्मॉल कैप है, जो 5-6 हज़ार करोड़ से कम की जो मार्केट कैप का स्टॉक है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हुए आपको बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा और आपको अपनी रिस्क एपिटाइट भी देखनी पड़ेगी। और ये भी है कि स्मॉल कैप रिटर्न भी अच्छा देता है, बट अगेन अगर आपके पास एक छोटी पूंजी है और वो आपके लिए बहुत मायने रखती है तो हो सकता है कि आप स्मॉल कैप में ना लगा के लार्ज कैप में लगाएं। सर एक छोटा सा मेरा सवाल है, ये मैं लिख के नहीं लाई थी बट जनरली पूछ रही हूँ। जैसे हम लोग जब रियल एस्टेट करते हैं ना सर, तो हम लोग बताते हैं कि कोई भी जब मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग आप कोई भी न्यू जो लोकेशन आ रहे हैं, जैसे टायर 2, टायर 3 सिटीज़ में आप इन्वेस्ट करते हो तो लोकेशन को देख के कर लो, है ना। क्योंकि अगर लोकेशन आएगी वहाँ पर इंफ्रा बढ़ेगा तो अपने आप आपकी जो है बूम आ जाता है, एक तरीके से आप एप्रिसिएशन ले लेते हो। तो स्टॉक मार्केट में ऐसी क्या चीज़ है देखनी चाहिए, किस तरीके से ये ग्राफ चलता है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अगर यही रिटेल इन्वेस्टर अगर इसी चीज़ का अगर ध्यान कर ले, जैसे रियल एस्टेट के अंदर हम लोकेशन देखते हैं, वहाँ जो डेवलपर है उसकी क्रेडिबिलिटी देखते हैं, ऐसे ही जब भी हम कोई स्टॉक मार्केट में कोई भी शेयर खरीदते हैं, आप समझिए हम शेयर ही नहीं खरीद रहे, हम उसके बिजनेस को अपनी एक बिजनेस खरीद रहे हैं, उसमें अपनी एक छोटी सी हिस्सेदारी उसमें ले रहे हैं। तो जैसे कोई भी बिजनेस अगर हम खरीद रहे हैं तो उसमें हमें क्या देखना पड़ेगा कि उसके प्रोमोटर्स कौन है, उसका मैनेजमेंट कैसा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसी है। आई थिंक लोग जो उस बिजनेस को चला रहे हैं वो कौन है, उनकी क्रेडिबिलिटी कैसी है, उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये कौन सी इंडस्ट्री में आज जिस सेक्टर में वो काम कर रहे हैं उस सेक्टर की आज क्या उसका आउटलुक है, क्या उसका ट्रेंड है। मान लीजिए आज अभी जैसे इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बहुत जोर है और कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत कंड्यूसिव है। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा किस सेक्टर में वो कंपनी है और डेफिनेटली उस कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी कितनी है, बहुत ज़्यादा डेट तो नहीं लिया हुआ। तो उसके फंडामेंटल्स ऑफ कोर्स कंपनी के हमें देखने पड़ेंगे उसकी, और सबसे इम्पोर्टेंट कि वो किस प्राइस पे अवेलेबल है। एक कोई कंपनी 10 रुपए में उसका शेयर अवेलेबल है, वो हो सकता है कि 10 रुपये कहने को 10 रुपये का शेयर है लेकिन वो हो सकता है उसकी वर्थ 5 रुपये भी नहीं हो। और एक कंपनी 2000 रुपये का उसका रेट है, हो सकता है उसकी वैल्यू 5000 रुपये का रेट हो उसका शेयर का। उसकी वैल्यू जो है शेयर की वो 5000 रुपये के करीब हो। तो प्राइस और वैल्यू ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है कंपनी की और कंपनी किस प्राइस पे अवेलेबल है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ भी आपको देखनी पड़ेगी। अगर प्राइस अर्निंग रेशियो उसका क्या है, कितनी उसकी अर्निंग और मार्केट उसकी क्या वैल्यू कर रहा है। अगर बहुत हाई प्राइस पे अगर ट्रेड कर रहा है तो डेफिनेटली वो लेना नहीं बनता। तो मेरा यही कहना है कि अगर कोई कंपनी, अच्छी कंपनी, वंडरफुल कंपनी अगर कम प्राइस पे अवेलेबल है, अच्छी वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, वी शुड बाय दैट कंपनी।
अच्छा, एक सर जैसे अगेन मैं रियल स्टेट की हूँ तो मैं उसी से जुड़े हुए सवाल आपसे करूँगी, क्योंकि जो मेरी व्यूअर्स है ना वो इन्वेस्टमेंट करते हैं मेरे साथ, तो उसी से जुड़े हुए सवाल रहेंगे मेरे। अब जैसे जो रियल स्टेट रहता है बहुत ही इमोशनल बाइंग भी रहती है हमारे यहाँ पर। भाई किसी ने अपनी पूरी पूंजी लगाई है, वो अपना घर खरीदना चाहता है, एक पहला घर खरीद रहा है, तो उसके इमोशंस जुड़ते हैं, राइट? तो इस तरीके से हमारी इमोशनल बाइंग है, तो आपकी जो स्टॉक मार्केट रहती है सर, उसमें बाइंग क्या सोच के करते हैं लोग? एक्चुअली मैं बोलूँगा कि यार इमोशंस का कोई लेना देना नहीं है। स्टॉक मार्केट के अंदर इनफैक्ट इमोशंस, जिसको हम ग्रीड और फियर इसका नाम देते हैं, वो दोनों ही खराब है। बिल्कुल, हमने देखा है कि बहुत सारे जो लोग स्टॉक्स खरीद लेते हैं, अगर उसके फंडामेंटल्स चेंज हो गए और कोई स्टॉक आपने मान लीजिए 100 रुपये में लिया है और आज उस कंपनी के अंदर प्रॉब्लम आ गई है, आपने भले ही उसका कुछ भी रेट देख लिया हो, लेकिन अगर आज उसका रेट 100 कंपनी के फंडामेंटल्स चेंज हो गए हैं, तो ऐसे केस में आपको उस कंपनी से कोई लगाव नहीं होना चाहिए। रादर आई विल से कि कट योर लॉसेस इमीडिएटली। लेकिन लोग क्या है कि लॉस में बहुत वेट करते हैं। हाँ, स्टॉप लॉस तो लगाते ही नहीं होंगे सर। स्टॉप लॉस लगाते नहीं है और फंडामेंटल्स चेंज हो जाते हैं, उसके बावजूद भी वो एक विश करते रहते हैं कि ये किसी ना किसी दिन रेट वापस हमारे प्राइस से ऊपर आ जाएगा और वो तब बेचेंगे। तो यहाँ इमोशंस का कोई काम नहीं है। या कई बार क्या होता है कि ये दिमाग खोलो बस। बिल्कुल कई बार क्या होता है कि मार्केट के अंदर जैसे पैनिक होता है, कोई इंसिडेंट हो गया और उस समय जब पैनिक होता है तो बहुत सारे लोग भी पैनिक में आ जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि एक फंडामेंटली कोई कंपनी का स्टॉक बहुत अच्छा है और ये सिर्फ एक टेम्परेरी सेंटिमेंट की बात है, और अल्टीमेटली स्टॉक बहुत अच्छा होने के बावजूद भी वो उसको पैनिक में आके बेच देते हैं। तो वो पैनिक और ग्रीड, या कई बार क्या होता है जैसे अभी पीछे आपने देखा होगा सिल्वर के प्राइसेस 4 लाख रुपए तक चले गए थे। बिल्कुल। और उस समय लोगों को लग रहा था कि पता नहीं सिल्वर कहाँ पहुंच जाएगा। लोगों ने 4 लाख रुपए के रेट पे भी बहुत बाइंग करी है, और खासकर रिटेल इन्वेस्टर ने। तो वो जो ग्रीड होता है कि ये तो पता नहीं 10 लाख रुपए हो जाएगा, वो इस तरह का जो एक धारणा बन जाती है या एक लालच जो आता है, आई थिंक वो ठीक नहीं है। मैं ऐसे इन्वेस्टर्स को जानता हूं जिन्होंने 1-1.5 लाख रुपए में सिल्वर लिया हुआ था और हमारे कहने से उन्होंने उसको होल्ड किया हुआ था। लेकिन जब हम उसको बोलते थे कि अब 3.5 लाख रुपए का रेट आ गया, अब इसको बेच दीजिएगा, तब उनको लालच आ गया और उन्होंने 3.5 लाख पे भी नहीं बेचा, 4 लाख पे भी नहीं बेचा। और जब रेट नीचे आ गया, जब पैनिक हुआ, तब वो 2-2.25 लाख रुपए का रेट आया तो उस रेट पे उन्होंने बेचा। तो आप देखिए कितना उन्होंने प्रॉफिट अपना लूज किया। बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि ये ग्रीड एंड फियर, ये जो इमोशनल एस्पेक्ट है स्टॉक मार्केट का, इसमें कोई काम लेना नहीं देना है। नहीं है। आपको बिल्कुल अपने प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए, रूल्स को फॉलो करना चाहिए और उसी के हिसाब से आपको काम करना चाहिए। अभी सर जैसे अभी हम लोग देख रहे थे वर्ल्ड वॉर 3, लाइक जो इतना वॉर चला हुआ है, ट्रम्प जो भी कुछ बोल देते हैं उनका सीधा असर स्टॉक मार्केट पर आ जाता है। तो देखा जाए तो स्टॉक मार्केट भी सारा सेंटिमेंट्स का ही गेम है सर। तो अगर मान लो जैसे वॉर आ गई और किसी ने कुछ लेके रख रखा है, तो कैसे डिसाइड करेंगे इसे निकलना है या रुकना है या क्या करना है? स्टॉक मार्केट हम बोलते हैं कि आपका होराइजन बड़ा इंपॉर्टेंट है और जो इन्वेस्टर है उसका होराइजन कम से कम 3 से 5 साल का होना चाहिए। हम 3 से 5 साल इसलिए बोलते हैं कि कोई भी शॉर्ट टर्म में मार्केट के अंदर कुछ भी फैक्टर्स हो सकते हैं। वॉर हो सकता है, कोई ट्रेजेडी हो सकती है, कोई पॉलिटिकल इशू हो सकते हैं और शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंट खराब हो सकता है। बट इट डज नॉट मीन कि लॉन्ग टर्म में उसका इम्पैक्ट आ रहा है। अगर कोई लॉन्ग टर्म में आपने लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से कोई शेयर लिया है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर लिया है, स्टॉक को आपने अच्छी रिसर्च करके बाई किया है और आपका कन्विक्शन है, तो आपको शॉर्ट टर्म जो भले ही वो वॉर हो या कोई भी पॉलिटिकल सिचुएशन हो या कोई भी क्राइसिस हो, दैट शुड नॉट अफेक्ट योर डिसीजन। आप उसको होल्ड करके रखें, आप अपने कन्विक्शन पे रहें और जो आपका एक होराइजन है आप उसकी वेट करें। और इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर प्राइस गिर भी जाता है तो जब भी वो शॉर्ट टर्म फैक्टर हैं वो ठीक होते हैं तो उनके प्राइसेस, उन स्टॉक के प्राइसेस बाउंस बैक करते हैं और अपने रेट से आ जाते हैं। तो पेशेंस इज द की सर। पेशेंस है ना? yes. जिसमें नहीं है फिर वही फिर रोते हैं, फिर कहेंगे कि नहीं स्टॉक मार्केट बहुत खराब है, रियल स्टेट बहुत खराब है, बूम हो गया, गिर गया है ये। सर वैसे तो आपने मेरे बहुत सारे सवालों के आंसर दे दिए हैं, बट एक बात और बोलूंगी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग आप किस तरफ रेकमेंड करते हैं? वैसे तो आपने आंसर दे दिया, बट स्टिल एक बार सटीक जवाब सर। देखिए, एक आम आदमी के लिए मैं बोलूँगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ही सही है। लेकिन अगर कोई इस मार्केट को बहुत समझता है, टेक्निकल्स अंडरस्टैंड करता है और पूरा टाइम इस मार्केट के अंदर लगाता है, तो वो डे ट्रेडिंग भी कर सकता है, वो ट्रेडर भी
अपनी एक एज ए प्रोफाइल रख सकता है, क्योंकि ट्रेडिंग में भी बहुत सारे लोग काम करते हैं बट वो फुल टाइम काम करते हैं और वो पूरी रिसर्च के साथ करते हैं, अपने रूल बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं, प्रोसेस ड्रिवन है। अगर आप इस तरह का आपका इन्वेस्टर प्रोफाइल है तो आप यू कैन डू ट्रेडिंग ऑल्सो। बट एक आम आदमी के लिए आई विल से कि एक 3 से 5 साल के होराइजन में आपको एज ए इन्वेस्टर ही करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग जब आप करते हैं तो आपको कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट मिलता है और आपके जो फंडामेंटल्स हैं वो लॉन्ग टर्म के अंदर सारे फंडामेंटल्स काम करते हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर सेंटिमेंट काम करता है, शॉर्ट टर्म फैक्टर्स काम करते हैं, बट लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल वर्क करते हैं। ओके एंड सर अगर जैसे मान लो कोई भी एक आम इंसान है, जैसे इसमें भी पोर्टफोलियो ही बनता है आई बिलीव, तो वो कैसे डिसाइड कर अपने पोर्टफोलियो, एक आइडियल पोर्टफोलियो क्या रहता है सर स्टॉक मार्केट में? देखिए डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल क्या है। आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, आप मॉडरेट प्रोफाइल है या कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है। तो जनरली हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी इन्वेस्टर को इसका एक पोर्टफोलियो बहुत डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए, जिसके अंदर इक्विटी भी होना चाहिए, गोल्ड में भी उसका इन्वेस्टमेंट हो, बुलियन के अंदर भी होना चाहिए, गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर, और साथ में डेट के अंदर भी होना चाहिए। अच्छा। और कुछ ऑल्टरनेट एसेट क्लासेज हैं जो कि आज के टाइम में, जैसे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, AIF है, रीट्स हैं, इनवीट्स हैं, NCDs हैं, कुछ कंपनीज के स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स होती हैं, MLDs हैं, तो उनके अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आपका पोर्टफोलियो बहुत डाइवर्सिफाइड होना चाहिए और आपकी जो रिस्क एपिटाइट है उसके हिसाब से होना चाहिए। अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो आपका इक्विटी एलोकेशन ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज हमारा मानना है कि इक्विटी एज एन एसेट क्लास गिव यू द हाईएस्ट रिटर्न इन द लॉन्ग रन। तो उसमें आप ओवरवेट इक्विटी में होना चाहिए और कुछ पैसा आपका डेट के अंदर, रेगुलर इनकम के अंदर, इस तरह के पोर्टफोलियो में आपका होना चाहिए। और कम से कम 5 से 10% पोर्टफोलियो में आपका बुलियन के अंदर होना चाहिए, अंडरस्टूड, जो कि मार्केट को एक आपके पोर्टफोलियो में एक हेज प्रोवाइड करता है। और हमने देखा है कि जब सब चीज़ें ख़राब होती हैं उस समय गोल्ड, सिल्वर, इनके अंदर अच्छी स्पॉट रहता है या इनके प्राइसेस नहीं गिरते। इट इज़ ए गुड हैज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, गुड हैज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी। तो 10%, 5 से 10% का पोर्टफोलियो के अंदर आपका बुलियन का एक्सपोजर होना जरूरी है। ओके एंड सर अभी हमने करी आम अपनी बात इंडियन लोगों के बाद। अच्छा चलिए सर एक बात है, HNIs को कैसे अपना मेंटेन करना चाहिए पोर्टफोलियो? HNIs के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए HNIs का चूंकि उनका पैसा काफ़ी ज़्यादा होता है, हाँ। और जब बहुत बड़ा पैसा होता है उसके अंदर रिटर्न का जो एक्सपेक्टेशन है वो मैं मान के चलूँगा कि एक HNI का एक्सपेक्टेशन 12% से 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 12 to 15% इज़ ए आइडियल एक्सपेक्टेशन ऑफ द रिटर्न। और उस रिटर्न के लिए आपको पोर्टफोलियो बहुत डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, बिकॉज डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगा तो किसी भी अनसर्टेनिटी को, किसी भी शॉक को एब्जॉर्ब कर सकता है। और व्हेन आई से डाइवर्सिफाइड, उसका ये है कि कुछ आपका इक्विटी के अंदर, कुछ आपका ऑल्टरनेट एसेट में, कुछ आपका बुलियन के अंदर, कुछ आपका जैसे हम स्ट्रक्चर प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, NCDs की बात कर रहे थे, AIF की बात कर रहे हैं, रीट्स, इनवीट्स, इन सब के अंदर डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। और दूसरा मैं ये भी बोलूँगा कि अभी इंडिया के अंदर एडवाइजरी के ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों का फोकस नहीं है, बट मेरा मानना है कि यू शुड हायर एन एडवाइजर, यू शुड हैव ए वेल्थ मैनेजर और एडवाइजर टू मैनेज योर वेल्थ। क्योंकि जो खुद से कर लेते हैं ना सर, फिर वही प्रॉब्लम आती है ना। अगेन हमारे बाजार में भी ऐसा ही है। 360 डिग्री व्यू नहीं ले पाते अगर आप खुद कर रहे होते हैं। और कई बार जैसे मैंने कहा ना, इमोशनल फैक्टर्स होते हैं, ग्रीड एंड फियर, वो आपकी डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करते हैं। तो इट इज़ ऑलवेज गुड कि यू शुड हैव ए इंडिपेंडेंट एडवाइजर और ए वेल्थ मैनेजर टू मैनेज योर पोर्टफोलियो, सो दैट यू कैन टेक ए गुड डिसीजन। सर मार्केट क्रैश होने पर इन्वेस्टर को मतलब क्या और बाइंग करनी चाहिए या उस चीज़ को अपॉर्चुनिटी सोचना चाहिए? फॉर एग्जांपल अगर हम रियल एस्टेट की बात करते हैं तो जब बाजार गिरता है या स्टेगनेंट होता है या वॉर आ गई या कुछ भी ट्रम्प साहब ने कह दिया, तो बाजार एक तरीके से स्टेगनेंट हो जाता है। लेकिन हमारा रियल एस्टेट कभी गिरता नहीं है, एक तरीके से वो वहीं पे स्टेगनेंट हो जाता है। लेकिन इफ़ वी टॉक अबाउट स्टॉक मार्केट ना, तो यहाँ तो कुछ भी कितना भी नीचे जा सकता है। तो उस सिचुएशन को क्या करें? अपॉर्चुनिटी माने, पैनिक करके निकल जाएं या अपना लॉस बुक कर लें? इसमें दो बातें हैं। एक है कि मार्केट अगर गिर रहा है, दूसरा है कि एक आपका पर्टिकुलर स्टॉक गिर रहा है। जनरली क्या होता है कि जब कोई पर्टिकुलर स्टॉक गिर रहा होता है तो हमने देखा लोग जैसे गिर रहा होता है फिर ले लेते हैं, और गिर रहा होता है फिर ले लेते हैं, विदाउट गोइंग इनटू द रीजन कि वो स्टॉक क्यों गिर रहा है। अगर वो स्टॉक कोई फंडामेंटल उसकी चेंज हो गए हैं और उस वजह से गिर रहा है, तो आई थिंक यू शुड नॉट बी बाइंग दैट स्टॉक, रादर यू शुड बी एग्जिटिंग फ्रॉम दैट स्टॉक। ओके।
लेकिन अगर मार्केट गिर रहा है, मार्केट बिकॉज ऑफ सो मेनी फैक्टर्स, जैसे अभी वॉर हुआ, यूएस ईरान इजराइल वार जो चल रहा है, उसकी वजह से अगर मार्केट गिर रहा है, या ट्रम्प के जो टैरिफ की वजह से मार्केट गिर रहा है, और अगर आपने अच्छी रिसर्च करके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स लिए हैं, तो मेरा मानना है कि, और अगर आपका कन्विक्शन भी है उन स्टॉक्स में, बिकॉज यू आर नॉट बोट फॉर ए 1 year और 6 months पीरियड, यू आर बॉट इट फॉर ए 3 year to 5 year होराइजन। exactly. तो उस केस में आपको यू शुड स्टे इन्वेस्टेड, और कोई पैनिक में नहीं आना चाहिए, बट रादर आई विल से कि इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी। अगर मार्केट में आपके प्राइस से जो स्टॉक आपने लिए और वो नीचे आ गए हैं, और सिर्फ इसी वजह से नीचे आए कि एक टेम्पररी फैक्टर है जो कि 6 महीने 1 साल के अंदर अल्टीमेटली फेज आउट हो जाएगा, तो ऐसे केस में आप डिपेंडिंग ऑन योर इन्वेस्टमेंट एपिटाइट, आप उसको स्टैगर्ड वे में जैसे भी डिप आता है थोड़ा थोड़ा करके आप अपनी उसको और ले सकते हैं, सो दैट आपकी एक लो कॉस्ट पे आपकी बाइंग भी हो जाएगी, बिकॉज दीज आर फंडामेंटली गुड स्टॉक्स। और जब मार्केट रिकवर होगा, जब भी वो प्रॉब्लम खत्म होगी और टेम्पररी जो भी रीजन है वो खत्म होंगे, तो द स्टॉक विल बाउंस बैक। ओके। एंड सर, सेबी का क्या रोल रहता है स्टॉक मार्केट में? इनफैक्ट इंडिया के अंदर सेबी हैज़ प्लेड ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैं बोलूँगा कि आज ये मार्केट हम देख रहे हैं, आज इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है, आज इंडिया का जो मार्केट इतना मैच्योर्ड हो गया है, जितने भी आज हम इसमें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस देख रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम, डीमैट, और एक मार्केट इतना सेफ हो गया है, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ एफर्ट्स ऑफ सेबी। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि बैंक के अंदर आपका एक बार के लिए रिस्क हो सकती है 5 लाख रुपए से ऊपर का, कोई भी देयर इज नो गारंटी। लेकिन आज अगर आपने किसी एक्सचेंज के अंदर, किसी ब्रोकर के यहाँ अगर आपने कोई पैसा दिया है, क्योंकि अब सेग्रीगेटेड अकाउंट है, तो वो पैसा आपका बिल्कुल सेफ है, बिकॉज देयर इज़ ए ट्रेड गारंटी फंड, जो कि अगर आपको कल को कोई भी आपका पैसा, किसी वजह से भी आपका पैसा रुकता है, तो यू गेट दैट फंड बैक बाई द क्लियरिंग बाय द, क्योंकि देखा जाए तो सर हमारी इंडियन क्या मतलब हमारी जो स्टॉक मार्केट की ऑडियंस है, इन्वेस्टर, उन्होंने हर्षद मेहता अभी देखा हुआ है 1992 में, एंड ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, क्योंकि इन्वेस्टर का दिल बड़ा छोटा होता है सर, मतलब अगर गया तो गया, फिर कुछ नहीं आता। थैंक्स टू सेबी, जो सेबी ने काम किया है, दैट इज अमेजिंग। और आज हमारा मार्केट बहुत मैच्योर्ड है, इनफैक्ट वर्ल्ड के अंदर वन ऑफ द बेस्ट कैपिटल मार्केट इन द वर्ल्ड। तो ये इट इज़ गुड थिंग कि इतनी सेफ्टी, इतनी ट्रांसपेरेंसी इस मार्केट में आ गई है, जो पहले बहुत टाइम पहले सेबी के आने से पहले जो चीज़ें होती थी, जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, जितने भी इश्यूज थे, दे हैव बीन ऑलमोस्ट एवरीथिंग हैज़ बीन सॉर्टेड आउट, एंड वी आर ए वेरी मैच्योर्ड मार्केट। इन्वेस्टर बेफिक्र अपनी यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और अब तो हमारा मार्केट बहुत मैच्योर्ड भी हो रहा है। इन्वेस्टर की पॉपुलेशन लगभग 13.5-14 करोड़ इन्वेस्टर्स, यूनिक इन्वेस्टर्स इस मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, जिसमें से लगभग 30-40% एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं। तो आई थिंक, और ये जो इन्वेस्टर की पॉपुलेशन है, मेरा मानना है कि अगले 10-15 साल के अंदर ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और इतना डेप्थ एंड लिक्विडिटी इस मार्केट में होगी कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट का फ्यूचर अच्छा है, इंडियन स्टॉक मार्केट का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इंडिया एज ए इकोनॉमी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, एज ए इन्वेस्टर का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। चलिए ठीक है, फिक्र ना करें, सर बैठे हैं। तो सर अभी एक बहुत ही कॉमन सवाल है सर मेरा, एंड हमारे आम जनता के लिए, मुझे भी करना है सर, उसके लिए भी बताइएगा, क्या मैं अपनी रेगुलर इनकम जनरेट कर सकती हूँ सर स्टॉक मार्केट से? देखिए, जनरली लोग बोलते हैं कि डेट से आपको रेगुलर इनकम आती है, हाँ, बट स्टॉक मार्केट के अंदर भी कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहाँ पर कि आपको रेगुलर इनकम आती है। अच्छा। जैसे मैं इनविट्स की बात करूँ, आपके जो इनविट्स हैं, रीट्स हैं, इनके अंदर रेगुलर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है। इनफैक्ट 80-90% जो उनकी इनकम आती है, दैट इज़ बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। तो इनविट एंड रीट, ये भी दोनों बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। बहुत सारे रीट्स हैं जिनके अंदर आप पैसा लगा सकते हैं, और ये स्टॉक मार्केट के अंदर रीट्स ट्रेडिंग होती है, आप उसको खरीद सकते हैं, जिसमें एवरेज 8% से 12% तक का रिटर्न रीट के थ्रू आ जाता है, और रेगुलरली आपको इनकम आ जाती है। ऐसे ही कुछ स्टॉक्स हैं जो कि दो वो इक्विटी है, बट उनके अंदर जो डिविडेंड पे आउट है वो बहुत ही अच्छा होता है। जैसे कुछ स्टॉक्स हैं जो पावर के स्टॉक्स हैं, मैं जैसे REC है, PFC है, इस तरह के कुछ स्टॉक्स हैं जिनका कि डिविडेंड पे आउट बहुत अच्छा है।
तो उनका भी एवरेज यील्ड 8% 10% तक आ जाता है। अच्छा। तो आपको कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलता है, डिविडेंड यील्ड भी मिलता है, और इवन रीट्स के अंदर, इन्वेट्स के अंदर और इस तरह के कुछ स्टॉक्स के अंदर। तो वेरी मच पॉसिबल। और कुछ लोग जो बहुत ही स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, जो बहुत ही सीजनड इन्वेस्टर्स हैं, जिनको पूरी नॉलेज है, वो यहाँ पर जो स्टॉक्स खरीद लेते हैं और उसके थ्रू स्टॉक्स के अगेंस्ट जो कॉल बेस्ड के चलते हैं रेगुलरली मंथली। जैसे आपने रिलायंस खरीदा और रिलायंस की 200 रुपये ऊपर की कॉल बेच दी, तो उससे भी एक रेगुलर इनकम आपको जनरेट होती है। Okay. तो ये भी एक स्ट्रैटेजी है बट ये जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है, जो इस चीज़ को समझता है, सिर्फ वही लोग कर सकते हैं। तो वो एक रेगुलर इनकम का इसमें सोर्स बनता है। तो सर अगर मान लो करना ही है रेगुलर इनकम, तो कितने से स्टार्ट कर सकते हैं सर? देखिए, इस मार्केट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट 1000 रुपए से भी कर सकते हैं। अच्छा। क्योंकि कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं सर है। इस वीडियो के बाद ही करा देना मेरा तो फिर 1000 का। बट ये है कि मैं यही बोलूँगा कि क्योंकि ये इक्विटी है और इक्विटी मार्केट के अंदर हमेशा ये बोलते हैं कि रिस्क भी हमेशा होती है। बिकॉज अगर आप क्योंकि मार्केट जो रिस्क है वो हमेशा रहती है, शेयर के प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो आपको उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, जिसकी क्योंकि डिपेंड करता है आपकी जो पूंजी है उसमें आप कितनी रिस्क ले सकते हो, उसको देखते हुए आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। अच्छा सर, लास्ट के मेरे सिर्फ 3 सवाल हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं वैसे आपने सारी बातें बोल दी हैं, बट स्टिल वो 3 सवाल कंक्लूजन है इस सारी कॉन्वर्सेशन का। अगर आपको एक एडवाइस देनी है किसी न्यू इन्वेस्टर को, तो आप क्या देंगे? बहुत सारे इन्वेस्टर्स, जो न्यू इन्वेस्टर्स मेरे पास आते हैं, वो मेरे से पूछते जी मैं क्या खरीद लूँ। हाँ। कोई टिप दे दीजिएगा। हाँ। और मैं उनको यही बोलता हूँ कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप टिप के बेस पे काम कर रहे हैं। क्योंकि जो आपको टिप दे रहा है, मान लीजिए उसने कोई बहुत अच्छा स्टॉक भी आपको बता दिया, और कुछ टाइम के बाद उस स्टॉक में फंडामेंटली कोई इशू आ गया, वो आपको बोलने वाला तो है नहीं कि ये शेयर आपने लिया है, बेच दीजिएगा। बिकॉज उसके पास तो हजारों लोग आते हैं, पूछते हैं। तो लेकिन आपको तो वो पता नहीं उसमें प्रॉब्लम आ गई है, तो आप फिर क्या करेंगे? सो मैं यही बोलता हूँ कि टिप, जो एक कल्चर है कि टिप के बेस पे जो आप शेयर खरीदते हो, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। आप अपनी स्टडी करके, अपने रिसर्च करके आप खरीदिएगा डायरेक्ट इक्विटी। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो यू इन्वेस्ट थ्रू म्यूचुअल फंड। अच्छा। आप म्यूचुअल फंड के थ्रू ही पैसा लगाइएगा, SIP के रूट के थ्रू लगा सकते हैं। और हमने देखा है कि म्यूचुअल फंड में SIP के रूट के थ्रू जो इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे हैं, बहुत इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं, उनका जो यील्ड है वो जनरली बेटर होता है एज कम्पेयर टू अदर इन्वेस्टर्स। अच्छा। तो आप SIP रूट के थ्रू थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने जो आप जोड़ते हैं वो लगाइएगा, और आपको ये सारी बिकॉज ऑटोमेटिकली आपका डाइवर्सिफिकेशन हो गया। आप म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, म्यूचुअल फंड के पास 100 से 150 शेयर उनका इन्वेस्टमेंट होता है। तो ऑटोमेटिकली अगर आपने 1000 रुपये भी लगाया, तो 1000 रुपये में हर शेयर के अंदर आपकी शेयरिंग होती है। तो आपका पोर्टफोलियो बहुत डाइवर्सिफाइड है, आपकी रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाती है, और रिटर्न आपको ओवरऑल एक अच्छा रिटर्न मिलता है अगर आप SIP के थ्रू लगा रहे हैं तो। अच्छा। और सर आज के टाइम में एक इन्वेस्टर का, कॉमन इन्वेस्टर भी और स्मार्ट इन्वेस्टर भी, उसका माइंडसेट क्या होना चाहिए सर? बिल्कुल प्रोसेस ड्रिवन, रूल बेस्ड, इमोशंस नहीं होनी चाहिए। इमोशंस बिल्कुल वो अपने एकदम कट ऑफ कर दे इमोशंस को। नो ग्रीड, ये जो दिल है ना उसको यहीं रखो, राइट सर? बिल्कुल। स्टॉक मार्केट में आपको बिल्कुल दिमाग से काम करना है, बिल्कुल, और इमोशंस को भूल जाना है। प्रोसेस से काम करना है। जब आप कोई स्टॉक खरीदते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैं कब इसका प्रॉफिट बुक करूंगा, कब स्टॉप लॉस मेरा होगा। और मैं आपको बताता हूँ कि एक टेंडेंसी है, एक जो दूसरी बड़ी गलती जो इन्वेस्टर करते हैं, वो प्रॉफिट बहुत जल्दी बुक कर लेते हैं, और लॉस अगर हो रहा होता है उसको वेट करते हैं इस उम्मीद में कि ये पैसा ये रिकवर हो जाएगा। वाह, ये आपने बहुत कमाल की और काम की बात बोली है सर। तो वो बिल्कुल गलत है। अगर स्टॉक्स गिर रहा है तो यू शुड फाइंड आउट द रीजन, और अगर रीजन कोई फंडामेंटल रीजन है तो आपको अर्लीस्ट मोमेंट यू शुड एग्जिट द स्टॉक, और कोई भी इसमें इमोशंस नहीं आनी चाहिए। और प्रॉफिट के लिए अगर आपने कोई स्टॉक लिया है 3 साल का होराइजन या 5 साल का होराइजन के लिए, और जो आपकी एक्सपेक्टेड है कि उसकी प्राइस है, तो आपको वेट करना चाहिए, बहुत जल्दी प्रॉफिट नहीं बुक करना चाहिए। अच्छा सर, अभी हमने बहुत सारी बातें करी हैं प्रॉफिट की, लॉस की। कोई एक ऐसी चीज़ बताएंगे सर जो आपको एक इंस्टेंस याद हो, कोई एक एग्जाम्पल आप बताना चाहते हैं कि इंदु मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट का इतना होता हुआ देखा है?
ताकि मोटिवेशन आए सर। इंदु, मैं आपको बताता हूँ, इमेजिन आप 1980 के अंदर 100 रुपीज लगाते हैं, हाँ कितना पैसा आज के दिन बनेगा? अगर मैं बोलूँ कि आपने 1 करोड़ रुपए उस समय लगाया हो, तो आज वो कितने अमाउंट बन गई होगी? सर इट कैन बी एनीथिंग। मैं आपको बताता हूँ, लोग कोई, जैसे मैं किसी से पूछता हूँ, कहते हैं जी 50 करोड़ बन गया होगा, हाँ, 60 करोड़ बन गया होगा, बट इफ आई टेल यू कि वो 750 करोड़ बन गया, वाह, रादर 770 करोड़ आज के हिसाब से, क्योंकि 1980 के अंदर सेंसेक्स वाज 100, टुडे इट इज 77,000, 770 टाइम्स। अगर आप 1 करोड़ उसमें आपने लगाया, आज वो 770 करोड़ रुपीस बनता है। तो इमेजिन द काइंड ऑफ कंपाउंडिंग, द काइंड ऑफ रिटर्न वन गेट्स। आपके नॉन में भी कमाया है सर किसी ने इतना? ये तो मतलब एनी, इफ यू इन्वेस्ट इनटू ETF, अच्छा, आप निफ्टी ETF में लगा दीजिएगा, बिकॉज अगर आप इसको देखेंगे, आपको ये 14-15% का रिटर्न आता है, CAGR, बट इट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो कि हम लोग अंडरस्टैंड नहीं करते। आज दिस इज वाई आई से कि कोई मेरे से पूछता है जी रियल एस्टेट में लगा दें, गोल्ड में लगाएं, इक्विटी में लगाएं, डेट में लगाएं। आई वाज अबाउट टू आस्क सर कि मैं रियल एस्टेट वाली बैठी हूँ कि जो सुन रहे होंगे वो रियल एस्टेट में लगाएं कि स्टॉक मार्केट में? क्योंकि देखिए, हर एक एसेट क्लास की अपनी एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। मैं ये नहीं बोलता कि आप सारा पैसा इक्विटी में लगा दो, बट व्हाट आई एम सेइंग इज इक्विटी एज एन एसेट क्लास इज वन एसेट क्लास विच गिव यू दैट काइंड ऑफ रिटर्न। आपको 14-15% का रिटर्न अगर इस मार्केट से लेना है, तो वो इक्विटी से आ सकता है लॉन्ग टर्म के अंदर। और कोई एसेट क्लास आपको इतना रिटर्न नहीं देती है। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिएगा, कोई भी एसेट क्लास ने इतना रिटर्न नहीं दिया है। आप 1 करोड़ रुपए 1980 में किसी ने लगाया, वो आज 770 करोड़ रुपए बनता है। ये जो रिटर्न है, ये बहुत ही माइंड बॉगलिंग रिटर्न है, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इट इज जस्ट 15% CAGR। इट इज द बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग विच वन गेट्स। आपने 100 रुपये पे 15 रुपये कमाए, फिर 115 रुपये हुए, उसके ऊपर आपने 15% कमाया, तो वो जो रिटर्न आपका एक्यूमुलेट होता जाता है कंपाउंडिंग होके, दैट बिकम्स 770 करोड़ इन दिस हाउ मेनी ईयर्स, 46 ईयर्स। आप समझिएगा कि इसीलिए मैं बोलता हूँ, कोई भी इन्वेस्टर जो रिटेल इन्वेस्टर है, फॉरगेट एवरीथिंग। आप अपना पैसा किसी स्टॉक में मत लगाओ, यू बाई निफ्टी ETF। निफ्टी ETF खरीद के आप, या सेंसेक्स ETF ले लीजिएगा, आप किसी में भी लगाइएगा, आप ETF में लगा दीजिए एंड फॉरगेट। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आपका व्यू है, आप लगा के उसको भूल जाइएगा, बिल्कुल। बिकॉज यहाँ निफ्टी ETF, निफ्टी है या सेंसेक्स है, ये बैरोमीटर है इंडिया के एक्सचेंजेस के। आज निफ्टी के अंदर 50 टॉप कंपनीज उसके अंदर निफ्टी के अंदर है। सेंसेक्स में टॉप इंडिया की 30 कंपनीज उसके अंदर उससे बनता है ये इंडेक्स। जब आप इन टॉप कंपनीज के अंदर लगा रहे हैं, तो आपकी रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाती है। आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आप लगा के पैसा भूल जाइएगा। 5 साल 10 साल बाद आप देखेगा कि क्या रिटर्न उसमें आपको मिलता है। तो दिस इज व्हाट आई से कि आप ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स में लगाइएगा, यू विल मेक मच बेटर रिटर्न देन इन्वेस्टिंग डायरेक्टली। और आम आदमी के पास तो डायरेक्ट इक्विटी लगाने के लिए ना वो एक्सपर्टीज है, ना टाइम है, ना उसके पास इतना मतलब रिस्क एपिटाइट होगा। बिल्कुल। तो इसलिए बेटर है कि आप इन्वेस्टर्स को एडवाइस करें, रादर आएगी ऑलवेज एडवाइस इन्वेस्टर्स जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते एडवाइजरी, कि गो विद दिस रूट, ETF रूट। तो सर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो स्टॉक मार्केट में नहीं, रियल स्टेट में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ से स्टार्टिंग होती है, तो आप उन लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि कैसे इन्वेस्टमेंट करें? इंदु, जैसे मैं अभी इक्विटी मार्केट की बात कर रहा था, हाँ। मेरा मानना है कि पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, और रियल एस्टेट भी एक अपने आप में एक अच्छी यूनिक एसेट क्लास है। बिल्कुल। खास बात यह है कि रियल एस्टेट के अंदर एक टेंजिबल एसेट है, जो कि आपके सामने, आपके पास एक आपको हमेशा सिक्योरिटी देती है। और पीछे हमने देखा भी है कि रियल एस्टेट के अंदर भी बहुत बूम आया है, और मैंने देखा भी है कि बहुत सारे लोग रियल एस्टेट से जो उन्होंने कमाया है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। बिल्कुल। तो रियल एस्टेट एज ए एसेट क्लास इज ए गुड एसेट क्लास, और इंडियंस का तो रियल एस्टेट से वैसे भी बहुत लगाव है। बिल्कुल। और इंडियंस तो बाय डिफॉल्ट मतलब हमारे यहाँ मानना है कि एक घर तो आपका होना ही चाहिए। होना चाहिए, वो जब भी कोई पैसा कमाता है तो उसकी पहली एक रिक्वायरमेंट होती है कि मेरा अपना घर हो। तो आई थिंक रियल एस्टेट एज ए एसेट क्लास हमेशा एक फैंसी रहेगी, और रहनी भी चाहिए।
और मेरा पर्सनल ये मानना है कि अगर कोई एज ए इन्वेस्टमेंट अगर रियल एस्टेट में लगाता है तो ये मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है कि आप प्लॉटेड में अगर लगाते हैं, प्लॉटेड डेवलपमेंट के अंदर, बिकॉज उसके अंदर ये डेप्रिशिएटिंग एसेट नहीं है। आप फ्लैट में लगाते हैं तो उसके अंदर 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद कहीं ना कहीं उसकी डेप्रिशिएशन आता है और उसकी जैसे जैसे टाइम बीतता है तो वो एक डेप्रिशिएटेड एसेट हो जाती है। बिल्कुल सर। ऑफ कोर्स लेकिन अगर आप प्लॉटेड डेवलपमेंट ले रहे हैं, क्योंकि लैंड, मेरा मानना है कि इंडिया के अंदर जिस हिसाब से आज हमारी पॉपुलेशन है, जिस हिसाब से लोगों की पावर बढ़ रही है, पर कैपिटल इनकम बढ़ रही है, आज अभी हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। मेरा मानना है कि 2028 तक वी वुड बी ए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 2035 तक वी वुड बी ए $10 ट्रिलियन इकोनॉमी, और अमृतकाल जिसको हम बोलते हैं 2047 तक वी शुड बी अ $20 to $25 ट्रिलियन इकोनॉमी। आई मीन आई एम वेरी पर्टिकुलर कि इतना हमारी इकोनॉमी होगी। तो इमेजिन अगर वो इतना हमारी बड़ी इकोनॉमी होगी तो लोगों की परचेजिंग पावर कितनी होगी, सही और बात इतनी बड़ी परचेजिंग पावर होगी तो लैंड, जो कि आज एक फैंसी है, तो लैंड के प्राइसेस तो स्काई रॉकेट करेगी। तो लैंड मेरे हिसाब से प्लॉटेड डेवलपमेंट इज ए गुड इन्वेस्टमेंट, जिसके अंदर की अगर किसी को अगर चॉइस हो कि भी मेरे को प्लॉटेड डेवलपमेंट में जाना है या फ्लैट खरीदना है एज ए इन्वेस्टमेंट, आई वुड से, क्योंकि फ्लैट के अंदर आज के दिन भी अभी रेंटल इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल। बट प्लॉटेड जो डेवलपमेंट है या प्लॉट आप खरीदते हैं, लैंड खरीदते हैं, उसके अंदर एप्रिसिएशन बहुत ज़बरदस्त हो, बहुत ज़बरदस्त है। तो आई वुड से कि गो फॉर प्लॉटेड। मैं तो खुद भी सर, और यू आर मैं तो खुद ही प्लॉट्स में, मतलब मेरी आज जब आप इंस्टा देखेंगे या कुछ भी, जब मेरे सामने एक इन्वेस्टर आता है वो बोलता है कि मुझे फ्लैट लेना है या प्लॉट लेना है, तो मेरा एक ही चीज़ रहता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपको अपने लिए आज घर चाहिए, ठीक है आप ले लो, लेकिन अगर आपको जनरेशन्स के लिए वेल्थ क्रिएट करनी है तो लैंड से बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती है। एग्रीड, ये मेरा मानना है सर, और आपने तो उसमें बिल्कुल हाँ भर दी है, तो बहुत बढ़िया। तो सारी कॉन्वर्सेशन से मुझे एक ही बात कंक्लूजन अगेन लगा है सर कि चाहे रियल स्टेट हो चाहे स्टॉक मार्केट, पेशेंस इज द की। अगर आप पेशेंस के साथ चलेंगे और एक्सपर्ट की सलाह लेंगे तो कभी भी मार नहीं खाएंगे, राइट सर। एंड मेरे पॉडकास्ट को देखते रहिएगा एंड स्टे ट्यून्ड।